सीज फायर हो गया है, ये कहने के लिए हो गया है, लेकिन दोनों ही तरफ से एक दूसरे को जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, उसमें आप कभी भी इस फ्रंट को फिर से एक्टिवेट होते हुए देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं इजराइल और ईरान की। एक तरफ अब ईरान अपने यहां पर धरपकड़ का एक तरीके से कैंपेन चला रहा है, फांसियां दी जा रही हैं, लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि ये लोग लगता है मोसाद के खबरी बने हुए थे या मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। उधर से कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं किसी भी वक्त अब अगले क्रम के लिए। इधर भारत ने एससीओ की बैठक में एक बार फिर से बहुत स्पष्ट बता दिया है कि आतंकवाद के मामले में अब कोई दोगलापन नहीं चलेगा। चीन की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जैसे दो तरह की बातें की जाती हैं, कभी कह दिया जाता है हम आतंक के सताए हुए हैं, उधर चीन बड़े बड़े आतंकवादियों को लेकर आप जानते हैं वीटो कर देता है, जिनको पूरी दुनिया आतंकवादी तस्लीम करती है। दिन के उजाले की तरफ जो साफ है ये आतंकवादी है, उसको भी कहता है नहीं ये आतंकवादी नहीं है। अब भारत ने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। भारत की वजह से आज ज्वाइंट डिक्लेरेशन एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक का नहीं आ पाया, क्योंकि रक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट कह दिया ना, अगर इसमें पहलगाम का जिक्र नहीं है तो इस दस्तावेज पर मैं साइन नहीं करूंगा। पूरी खबरें आपको बताऊंगा आज क्या है प्रतिशोध में, लेकिन पहले यह खबर देखिए, अपने मेहमानों से फिर करते हैं चर्चा और विश्लेषण। नाम लिए बगैर ईरान को इजराइल की धमकी, कोई भी जगह हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। इजरायली एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, सीज फायर के बाद भी दोनों देशों के बीच में तनातनी जारी है। सीज फायर के बाद भी दोनों देशों के बीच में तनातनी। ये समझना होगा कि इस समय क्या ये ट्रंप की अथॉरिटी को डाइल्यूट करने वाला है, जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ अब सीज फायर नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। ऐसे में दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, और यहां तो क्लियर कट ये कहा गया कि हम इसके लिए तैयार हैं। ये देखिए ये इजराइल की वायुसेना है और वहां पर यह कहा गया है कि कोई भी जगह हमारी पहुंच से दूर नहीं है। नाम नहीं लिया गया, किसकी तरफ इशारा है आप जानते हैं। अगली खबर देखिए, सीज फायर के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा यहूदी देश को कुचलकर घुटनों पर ले आए। मिसाइल हमलों में बुरी तरह हार गया इजराइल सीज फायर करने पर मजबूर हुआ, खामेनेई ने कहा ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। पहले तो जब अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए थे, ईरान की तरफ से एकदम खामोशी थी, बयान आ भी रहा था तो इजराइल को लेकर आ रहा था, अमेरिका को लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा था। अब खामेनेई सामने आए हैं, इतने दिनों बाद क्यों सामने आए हैं और अब कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए इजराइल को हमने मजबूर कर दिया, हमने यहूदी कौम को घुटने पर ला दिया। ये खामेनेई का इस वक्त प्रकट होना, दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए बयानबाजी करना, ये सीज फायर को लेकर क्या किस तरह की स्थिति बताता है। अब जरा इस पर बातचीत करते हैं। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी मेरे साथ हैं। ये किस तरह की सीज फायर है? देखिए साहब, ऐसा है कि इसका यह कहना है खामेनेई का कि हम यहूदी कौम को घुटने पे ले आए, हमने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ मारा कि अमेरिका बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हाय तौबा अमेरिका में मच गई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बिल के अंदर कौन घुसा था? ट्रंप बैठा था बिल के अंदर या नेतन्याहू बिल के अंदर बैठा था? भाई साहब तो ये गायब थे, ये सुरंग के अंदर बैठकर ट्वीट कर रहे थे, राइट। दूसरी चीज, किसके शहरों पे बम गिरे इतने ज्यादा, किसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गए? ये पाकिस्तान का इनके साथ जो बॉर्डर मिलता है ना भाई साहब, ये उसका फायदा उठा रहे हैं। ये अगर ये वाली स्थिति है तो, और ये कहा जा रहा है कि हमको मालूम है हमारी रीच से कोई जगह दूर नहीं है, इजराइल ये कह रहा है, इजराइल की एयरफोर्स ये ट्वीट कर रही है। इसका मतलब क्या है, आने वाले दिनों में कभी भी फिर से ये फ्रंट एक्टिवेट हो जाएगा? ये वही है, स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। और ये भी कह रहे हैं कि ये पॉज है ऑफ सिंदूर टाइप। अच्छा, ये पॉज है और हमने लॉन्चर तुम्हारे गिरा दिए, वही वाली बात है। सारे लॉन्चर इनके गए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज इनकी गई, इनकी सारी मिलिट्री आईआरजीसी की जो थी वो बर्बाद हुई, लेकिन जीत गए, हमने घुटनों पर ला दिया। और दूसरे भी आप ये कहिए, आप दिनेश एक मैसेज दीजिए, आप भी कोई फील्ड मार्शल बना दीजिए, आईआरजीसी वाले को फील्ड मार्शल बना दीजिए। मौका यही है, इसको कहते हैं पाकिस्तानी टच। ये पाकिस्तानी टच मारा ईरान ने, ये पाकिस्तानी टच मार के सुझा दिया यहूदी ने, मार के सुझा दिया। वहां से अमेरिका आया, इतना बड़ा बम मारा कि इनके इतिहास में इतना बड़ा बम नहीं मारा गया होगा। लेकिन ये जीत गए भाई साहब। सर भाई एग्री विथ यू, सर ने इसको रिकमेंड करा है, मैं सेकंड करता हूं। ये भाई साहब दिनेश भाई खड़े हैं, बनाओ फील्ड मार्शल एक दो, मैं तो कहता हूं इसी को बना दो बुजुर्ग को, जिसकी फोटो सामने। तो ये अब क्या ये किसी भी वक्त फिर से, क्योंकि वहां पर जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव दोनों नहीं हुए, अगर
वहां से यूरेनियम गायब है, नहीं मालूम कि परमाणु कितने दिनों के लिए उन्होंने यहाँ विरोधाभास है। हाँ। मैं ये मानता हूं कि इनके सारी फैसिलिटीज खत्म हो गई हैं। कहने को जो भी आए, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट में आए या न्यूयॉर्क टाइम्स में आए, क्योंकि बहुत तरह के लोग खबरें लेकिन बनाते इंटेंट हैं। खत्म नहीं हुआ ना, लेकिन इंटेंट नहीं खत्म हुआ है। इंटेंट खत्म नहीं नियत नहीं खत्म, इसलिए वर्चस्व ऊपर पूरा है। एयर स्पेस के ऊपर मतलब पूरा 1.5 वर्चस्व साल है। बाद फिर से हम यही सुनेंगे कि वो बनाने के करीब पहुंच गए हैं, फिर से ये कहानी पुनरावृत्ति होगी। अच्छा, ये टला आपके हंच में हाँ। ये जो भी तनाव है, ये कितने दिनों के लिए टला है? नहीं, अभी आके थोड़ी कसरत करेंगे, क्योंकि अभी सामान तो कुछ है नहीं मारने के लिए। अच्छा। तो ये टला है। अच्छा, ये टला है 8-10 महीने के लिए। हाँ। लेकिन जैसे प्रतिशोध जारी रहेगा, हाँ। वैसे ये भी जारी रहेगा। ये तनाव किसी भी सूरत में, किसी भी मतलब ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि कब तक के लिए थमा है। हाँ। ये वही ऑपरेशन एक सिंदूर वाली आकलन है। बात कही जा रही है कि यहां भी इजराइल ने वही इशारा किया है कि कोई भी इलाका हमारी पहुंच से दूर नहीं। ईरान और इजराइल के बीच में प्रॉक्सी वॉर तो एक तरीके से चल ही रहा है। 3 इजरायली जासूस को ईरान ने फांसी दे दी है। तीनों पर मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप है। सीज फायर के एक दिन बाद ही ईरान का बड़ा संदेश, 700 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 3 लोगों को फांसी दे दी गई। नहीं, ये ईरान, ये लकीर क्यों पीट रहे हैं? सांप तो निकल गया है। नहीं, ये ऐसा करते हैं। अब ये जिसको कहते हैं ना, अब ये भूत ढूंढ रहे हैं। ईरानी, इनकी आदत है भूत ढूंढने की। ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, सब गद्दार हैं। अब देखिए जो फेलियर हुआ है दिनेश, हमें बात समझनी पड़ेगी। अब थोड़ी सी जरा स्ट्रेटेजिक बात कर लेते हैं। जो ईरान का फेलियर हुआ है, जो इजरायली हवाई जहाज ईरान के ऊपर उड़े हैं, जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है, जो अमेरिकन हवाई जहाज आए, इनको पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है। अब आप किसको इसको दोषी ठहराएंगे? क्या आप खमेनी को बोल सकते हैं कि तुम्हारी लीडरशिप खराब है? आप नहीं बोल सकते। क्या आप आईआरजीसी के जनरल को बोल सकते हैं कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं करा? आप नहीं बोल सकते। आप किसको बोलेंगे? तो आप सड़क से लोगों को पकड़ेंगे कि एक्चुअली क्या है कि हमारे बीच में गद्दार है। गद्दार नहीं है, तुम नालायक हो। तुम नालायक हो जो तुम नहीं लड़ पाए। अब ये गद्दार ढूंढ रहे हैं कि किसी के ऊपर गद्दारी का ये टीकरा फोड़ दें और उसको बिल्कुल सही फांसी दे दें कि खुद की इज्जत बच जाए। क्योंकि अपनी इज्जत बचाना रेजीम की, देखिए रेजीम जो है ना ये खमेनी की, ये अपनी इज्जत बचा रही है अपने लोगों के बीच में, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कि देखो हम गलत नहीं थे, लेकिन अगर हमारी पीठ पे ही किसी ने खंजर उतार दिया तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो मजबूर हैं। ये वाली स्टोरी। दिनेश, ये बात होती है ना, कोई भी रजीम सीरियसली स्पीकिंग तभी तक चलती है जब तक वो दिखाती रहे कि हम बड़े मजबूत हैं। अब इस रजीम में बचा क्या? आपके सारे कमांडर्स मार दिए गए पहले दिन, साइंटिस्ट मार दिए गए। कोई ये पूछ रहा होगा कि आपके कमांडर और वैज्ञानिक वो महिला के आकर्षण में क्यों आ गए? भाई साहब, आप लोग थोड़ा चरित्र अपना अच्छा क्यों नहीं करते? ये कोई पूछ रहा होगा इनसे। ये देखिए बहुत मॉरल रजीम है ये। हाँ। इसमें मॉरल पुलिस भी है। हाँ। और एक सीक्रेट पुलिस है जो सीक्रेटली पता करती है कितने लोग मॉरल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं बाकी काम तो मतलब ये सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाला बली का बकरा ढूंढ के, स्केपगोट जिसको कहते हैं ना, कि अब ये जिम्मेदार हैं। उधर नहीं, घाव छोड़कर बाकी जगह मरहम पट्टी की जा रही है क्या? ये सवाल सामने है। और अगली खबर देख लीजिए, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्निया क्या कह रहे हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, ईरान में वर्षों तक बनी रहेगी मोसाद। ये गारंटी उनको कैसे है, ये जरा बताइएगा आप लोग। क्या वहां के बहुत सारे लोग ये मोसाद को चिट्ठी लिख के कह चुके हैं चिंता मत करो? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वहां मोसाद बना रहेगा, क्योंकि आपने अभी आकर्षण की बात की थी। उसका गुरुत्व बना रहेगा। अच्छा, उसका गुरुत्व बना रहेगा। वो आकर्षण की वजह से गुरुत्व बना रहेगा, ये है बड़ी बात। ईरान में अकल्पनीय कामयाबी मिली, डेविड बर्निया ने कहा। हमारा मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। डेविड बर्निया ने यह भी कहा, मोसाद को दुनिया भर में बहुत ही काबिल खुफिया एजेंसी के तौर पर मान्यता मिली हुई है, इसको तो आप जानते हैं। लेकिन ईरान में उनका काम आसान है या मुश्किल? वो जगह जहां पर आपको दुश्मन देश में ही अपने समर्थक मिल जाए, वहां काम आसान हो जाता है। और कहते हैं ईरान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही मोसाद को खबर पहुंचाते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। और पिछली बार जब लड़ाई हुई थी तो ईरान के अंदर तेहरान में पोस्टर लगे थे जो कि आम ईरानियों ने लगाए थे, और आम ईरानियों ने बोला था कि भाई देखो, हमारी तुमसे लड़ाई नहीं है, यानी कि हमारी ईरान से लड़ाई नहीं है, ठीक है? तुम्हारी जो लड़ाई है वो खमेनी से है, वो वहां पे रहता है, तुम उसके घर पे बम मारो, भाई हमारे घर पे बम मत मारो। यहां तक बात हो गई थी। और दूसरी एक चीज है कि ईरान के लिए, देखिए बात यह है कि लोग इतने परेशान है खमेनी रजीम से कि उनके लिए, यानी कि मोसाद के लिए वहां पे जासूस पैदा करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं वही बात कह रहा हूं जो आपके सामने मैंने एक बार पहले बोली थी आपकी शो में। एक बार देखिए, हम लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा तालियां पीट रहे हैं हम लोग कि देखो इजराइल ने क्या मिसाइल मारी, दीवार के अंदर घुस के कमरे में उस साइंटिस्ट को या उस अफसर को बर्बाद कर दिया, जान से मार दिया। अरे भाई, किसने बताया कि वहां पे वो उसका घर है? किसने बताया कि इस कमरे में इस वक्त तो सो रहा होगा? आप ये देखिए ना किस लेवल का इंटेलिजेंस है इजराइल का। मिसाइल कहां मारनी है ये भी तो पता होना चाहिए। मिसाइल तुम्हारी कितनी बढ़िया है, क्या काम करती है, बात की बात है। इंटेलिजेंस तो ये इनका पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं ना, फैले हुए हैं इजराइल के अंदर। अब ये देखिए कि उधर ट्रंप क्या कर रहे हैं और उनके देश में क्या हो रहा है। अभी तो आप ये
जरा तस्वीरें देखिए, पेंटागन ने जारी की हैं। एटमी साइट्स पर अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। बॉम्बर से गिरता दिख रहा है GBU-57 बॉम्ब से ही तबाही मचाई गई है। पेंटागन ने ये तस्वीरें जारी की हैं और कहा है कि इस तरीके से ये बॉम्ब गया और उसने धरती फाड़ के नीचे बंकर तबाह किया। इस तरीके से वो बॉम्ब गया है। बहुत बढ़िया विजुअल है ये विजुअल कमाल का है। बढ़िया, कमाल है। आपके चैनल पे पहली बार चल रहा है, आपके शो में पहली बार चल रहा है। बहुत बढ़िया विजुअल। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सर, पेंटागन से निकली हैं और टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं, ये दिखाकर पेंटागन ने, अमेरिका ने क्या साबित करने की कोशिश की है? ये साबित करने की कोशिश की है, जो ऊपर से गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको ना, छोटे वाले जो देख के लोग मान नहीं रहे थे, ये उनकी वजह से बने हैं। और ये नीचे पूरा गया है। जाते समय आपने कोई ऐसा लग रहा है कि कोई हॉट नाइफ एक बटर में जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे जा रहा है। ये इसका वजन, ये इसकी तेजी है। और जब 60 मीटर नीचे आके 200 फुट नीचे आकर के, ये देखिए सर, उधर की तस्वीरें भी है कि नीचे जब फाड़ के घुस रहा है तो क्या स्थिति कर रहा है वो, और उसके बाद जब फटेगा, आप इमेजिन करिए कुछ बचेगा। तो कहने की बातें हैं, आकलन है, या मुझे लगता है कुछ लोग जानबूझ के ये एक उकसा रहे हैं अमेरिका को, खासतौर से ट्रंप को, इतने मारने से काम नहीं पड़ा है और मारो। वो कह रहा है शांति लाओ, उसको नोबेल पुरस्कार नहीं लेने देंगे। वो कह रहे हैं और मारो, और वो कह रहा नहीं मार दिया, वो मर गए, बोले नहीं मारो। अब इसका क्या इलाज है? ये दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, उस बॉम्ब को हवा में देख लीजिए, और जब वो आकर जाकर अपना काम कर रहा है, वो जैसे कह रहे थे अभी श्रीवास्तव सर कि मक्खन के ऊपर चाकू जैसे चलता है आराम से, उसी तरीके से धरती के उस हिस्से को। ये देख के दिनेश आपको एक बात याद आई जी, जब इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में स्ट्राइक्स करी थी, तब भी लोगों ने उंगली उठाई थी कि यार ये पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ऊपर से छोटा सा छेद है और सब कुछ ठीक ठाक है। वो स्पाइस 2000 था, वो स्पाइस 2000 था, वो वैसे ही गया था, होल ड्रिल करके अंदर जाके अचानक फटा, और वहां का टेम्परेचर जो था वो अचानक हजारों डिग्री का हो गया और हड्डियां गल गई, जिसकी भी गलनी थी वहां पे। तो 300 जो टेररिस्ट मारे थे वो भी, अच्छा ये अलग है, वो टेक्नोलॉजी अलग है। मैं मस्जिद सुभान अल्लाह की याद दिला रहे हैं आप? ना बालाकोट की बात। अच्छा बालाकोट की बात, अच्छा बालाकोट वाली बात कर रहे हैं। अच्छा ओके, राइट। यहाँ पे गड्ढा देखिए जरा, वहां पे तो स्पाइस बॉम्ब की चर्चा हो ही रही है, जरा इसको देख लीजिए। इट इज इन द मिसाइल सिटी। ये देखिए सर, गड्ढा देखिए वो। अरे वाह, ये इतना बड़ा क्रेटर, इतना बड़ा गड्ढा, ये बहुत दिन तो इसको पूरने में लग जाएंगे, इसको गड्ढे को भरने में लग जाएंगे। पूरने का सवाल ही नहीं, उसके नीचे आप जाओगे, अंदर पहुंच जाओगे मिसाइल सिटी में, ज्यादा कुछ करने की जरूरत। अच्छा अब ये ऊपर से मलबे से बंद हो चुका है, और सिर्फ वो लंबा वाला 200 फुट का छेद रह गया है, जो ऊपर से फिर वो तिरपाल टेक्नोलॉजी आ जाएगी इनकी वाली, वो से ढक नहीं सर। तो इस तरह में जब आपने जहां पे इतनी मेहनत की हो, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जरा इसको यहाँ पर प्ले करें। ये है तो बहुत, ये तो ऐसा गड्ढा है सर कि ये कभी भरेगा नहीं। ये दिमाग में जो घुस गया वो भी नहीं भरेगा। लेकिन सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जहाँ इन्होंने पूरी एक सिटी जैसी डेवलप की हो धरती के नीचे, जहाँ पे ये सारे काम कर रहे हो, सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हों, वहाँ जो थोड़ा बहुत बच गया होगा उसी को फिर से आबाद करके काम करेंगे, या जगह पहचान ली गई है? जगह पहचान नहीं। एक दिनेश एक बात बता दूं, जब यहाँ पर ऐसा विस्फोट होगा, जो सरलीकरण में ये है, उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट इतना होगा, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी है वो ज्वलनशील है, केमिकल्स हैं, बाकी चीजें हैं, तो ज्वलनशील होंगे, उसका इम्पैक्ट होगा। एक बात हमेशा उठती है, बताना फिर जरूरी है कि रेडिएशन क्यों नहीं होगा। जो यहाँ पर U-235 है वो डर्टी बॉम्ब नहीं है, स्पेंट फ्यूल जो है डर्टी बॉम्ब होता है, क्योंकि वो होता है सीजियम-137। तो मतलब भले ये वहां पे रखा हो U-35 संशोधित, ये 90% एनरिच्ड रखा हो, तब भी वहां से नहीं निकलेगा। ये प्राइमरली अल्फा एमिटर है। अच्छा। प्राइमरली बीटा एमिटर है, गामा नहीं है जो कि जलाता है, जो गलाता है। अच्छा। ये उसमें नहीं करता है। नहीं तो सीजियम-137 इसलिए डर्टी बॉम्ब बोला जाता है, बिकॉज़ उसको बोलते हैं कि रेडिएशन डिस्पर्सल डिवाइस। अच्छा, इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि उससे रेडिएट होता है, गामा रेज होती हैं। अच्छा, तो ये तो मतलब वहां पे क्या आपको लग रहा है IAEA को अल्फा पार्टिकल मिल गए होंगे क्या? अल्फा पार्टिकल मिल गए होंगे। देखिए कुछ दिनों में फिर IAEA का बयान आएगा। अच्छा, ये शायद दोस्ती करने का माहौल चल रहा है कि हमें मना मत करो, बैन मत करो। अब उन्होंने बैन कर दिया है पार्लियामेंट ने, उस चक्कर में ऐसा मामला चल रहा है। कुछ दिनों में आप देखिएगा धीरे धीरे परतें खुलेंगी। अच्छा, और मानेंगे भी कि हमारे यहाँ अभी ये जो आपने ये जो दोनों देशों के बीच में तनाव देखा है ना, और अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ रहस्य जो इससे जुड़ा हुआ है सब कुछ सामने आ गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। हर दिन यहाँ की परतें, भैया आप ऑपरेशन सिंदूर के कई तथ्य रहस्य अब जान रहे हैं ना, इसी तरीके से यहाँ के भी बहुत रहस्य जानेंगे, और प्रतिशोध हर दिन आपको वो रहस्य बताएगा। खुद को शांति दूत साबित करने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप, अगली खबर देखिए, गजब शांति के पुजारी हैं भाई साहब। ईरान को तबाह कर अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। बहादुरी से जंग लड़ा है ईरान, उसे नुकसान से उबारने की जरूरत है।
ईरान को ऑयल बेचने से नहीं रोकूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान से न्यूक्लियर डील जरूरी नहीं, अगले हफ्ते बातचीत होगी। ये गजब ये है, ये तो अब मैं सोच रहा हूं कि ब्रह्मा जी अगर गौरव डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी और की हिम्मत की बात नहीं है सर। ये तो मुझको लगता है गौरव जी भी इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते पूरे। तो इनको ये तो देखिए ये आत्मा से परमात्मा वाला मैटर है इनका। हाँ। अब देखिए सर ने कल मैडमैन थ्योरी बनाई थी। मैडमैन थ्योरी मैं बता दूं क्या थी कि रिचर्ड निक्सन का एक भौकाल था, ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो जो छोटे छोटे देश थे ना, कम्युनिस्ट कंट्रीज, उनके सामने रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक भौकाल था कि देखो ये जो इंसान है ना, ये पागल है, बिल्कुल सही कहा, ये पागल है, तुम इस पर भरोसा मत करना है, ईंट लेके फिर रहा है, इसके लंबे लंबे बाल है, मुंह से थूक निकल रहा है, ऐसे पागल की तरह भाग रहा है, कभी भी किसी का मार देगा। तो सारे देश डरते थे रिचर्ड निक्सन पागल है, इसकी बात मान लो। यही जो सर ने कल यही स्टोरी सर समझा रहे थे, ट्रंप का यही मैडमैन वाला सिंड्रोम है इसका। ये सबको बोल रखा है इसने इनडायरेक्टली कि भाई देखो ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई गारंटी नहीं है, आदमी बिल्कुल पागल है, सर से ये किसी को ईंट लेके मार देगा, इसके मुंह से थूक निकल रहा है, कपड़े फटे हैं, सड़क पे ऐसे घूम रहा है लंबे बाल लेके। वैसे दुनिया में इस तरह के लोगों का भी बड़ा महत्व है, इसकी बड़ी वैल्यू है, जो समझ में ना आए, जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जो पढ़ा ना जा सके। ये अभी क्या करेगा, अभी जो कह रहा है वो करेगा नहीं करेगा, जो कह रहा है वो करेगा, या जो कर दिया है उस पर आगे टिकेगा नहीं टिकेगा, जिस आदमी की कोई गारंटी। सबसे बड़ी बात ये जो करेगा किसी को नहीं पता, ये कहता मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करना। ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात है। दिनेश, अगर आप ये प्रतिशोध नहीं कर रहे होते, हमको भी नहीं पता चलता। बात आज कल थी, कल है, और बाद में हमसे आप पूछते बताइए ऐसा क्या है। ये डोनाल्ड ट्रंप पहला कार्यकाल और डोनाल्ड ट्रंप दूसरा कार्यकाल, बीच में कोई कोर्स करके आए मुझको लग रहा है। बीच में इन्होंने कोई स्पेशल कोर्स किया है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला कोर्स, कि उसमें बने रहो पगला, और दुनिया समझेगी कि भाई ये कौन है जो अब आ गया अगला। अब वैसे थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, उसकी बात बाद में करेंगे। थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी की भी बात होगी। प्रतिशोध में ईरान इजराइल जंग में हुए नुकसान का आंकड़ा आया है। ईरान में 610 और इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों ने मृतकों और घायलों की संख्या जारी की। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे भी वो सरकारी आंकड़ा और असली आंकड़ा वाला रहता हुआ, सब कुछ सही है? ये मुझे लगता है इजराइल तो सच ही बताएगा। इजराइल डेमोक्रेसी है, इजराइल झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि नेतन्याहू को पार्लियामेंट में जवाब देना है। आप थोड़ा बहुत दाएं गायब कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है फिगर करेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान की रेजिम में कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, ये वोटिंग सारी कंट्रोल्ड है, सारा उसमें 2 नंबर का मामला है। तो ईरान ने क्या बोला हो सकता, अच्छा आपने एक बात देखी, ईरान ने बोला कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये भी इसका आया था, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ट्रंप ने हमारे न्यूक्लियर बर्बाद कर दिया। हो सकता है इतने भी बर्बाद नहीं हुए, ये भी मार्केटिंग कर रहा हो अपनी कि भाई बर्बादी के चक्कर में हमें छोड़ दे कम से कम, तो सब बर्बाद हो गया, तू ठीक बोल रहा है ट्रंप, दो उसको नोबेल प्राइज है। नहीं तो फिर बीच में तो ये भी कह देते हैं कि हमने तो पहले ही हटा लिया था सब कुछ। ये सारे, ये देखिए ना, ट्रंप से सीख तो रहे हैं वो लोग। जिस दिन आपने इसको डिकोड कर लिया, प्रतिशोध बंद हो जाएगा। ये डिकोड दुनिया नहीं कर पा रही है, हम कैसे कर लेंगे? ईरानी एटमी साइट्स पर तबाही को लेकर नई खबर, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। हमले को लेकर पुतिन को थी पहले से जानकारी, सोर्सेज बता रहे हैं। रूस कर रहा था पूरे ऑपरेशन की निगरानी, पुतिन की वजह से असरदार नहीं रहा ऑपरेशन। कई रिपोर्ट में दावा है कि ऑपरेशन असरदार नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले देखिए पुतिन के पास ट्रंप का फोन गया हो कि सुन यार, मेरी और तेरी तो ठीक है, वो ठीक है जो तू यूक्रेन के साथ कर रहा है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अब ईरान के ऊपर हम गिराने वाले हैं बम। उसने कहा अच्छा बम गिराने वाले हो, ठीक है, हाँ ठीक है कर लो, लेकिन तू तो सपोर्ट करता है। हाँ हम देखेंगे कितना सपोर्ट करना है, वो हम करते रहेंगे। लेकिन बीच में उनको लगा हो इतनी सॉलिडेरिटी तो रखनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दें कि बम गिरने वाले, यूरेनियम हटा लो। इससे मैं एग्री करता हूं। अटलांटिक के ऊपर अगर आप वाकई सीरियसली सोचिए, रशियंस के बहुत शिप्स हैं और बहुत प्रभाव है, और वहां पर वो वाला भी रडार है जिसको हम रेजोनेंस कल बता रहे थे, जो पकड़ सकता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, VHF रेडार। हाँ VHF रेडार, तो वो रेडार वहां पर है। तो फिर रशियंस को अगर आप उस अटलांटिक से आए, जो रास्ता बताया गया है, ठीक है, बॉम्बर्स का रास्ता, उनको खबर क्यों नहीं हुई? तो रशियन को पता चल गया वो रेजोनेंस रेडार की वजह से। ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। एक और चीज दिनेश मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रेजोनेंस रेडार हो ना हो, हमारे पास तो रेजोनेंस रेडार नहीं है यहाँ पे स्टूडियो में, कि है नहीं है, पर हम लोग भी तो यही कह रहे थे कि अमेरिका मारेगा बम। 2 गुणे 2 बराबर 4 तो हमको पता है ना, हमें पता, सबको ये पता था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अमेरिका बम मारेगा। इसके लिए रडार की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस, ठीक है, या तो मारेगा या नहीं मारेगा। 50-50% तो हमें भी पता था, आपको भी पता है जो हमारे दर्शक हैं। तो भैया 50% भी अगर आपके ऊपर मौत मंडरा रही है तो आप उसका कोई जुगाड़ करेंगे नहीं करेंगे? बस हटा लिया उन्होंने बोला चलो अगर मार देगा तो कम से कम बचा ले, नहीं मारेगा तो ठीक है, बोनस है। ये इसमें नहीं तो लेकिन ठीक है, पुतिन जिस तरीके से ईरान तेहरान जो है उसके ऊपर लगा रहा था आरोप कि भाई
जिस तरह से आपको मजबूती के साथ खड़ा होना था, आप खड़े हुए नहीं, तो ये वाली क्रेडिट तो रूस फौरन लेगा। हाँ हाँ देखिए, हाँ हो सकता है हमने बताया हो कि उनके बॉम्बर्स आने वाले हैं। करेक्ट ले सकता है, क्योंकि जैसे गौरव ने इसको एनालाइज किया कि हमको अंदेशा तो है ही है, तो जो हमारा क्रिटिकल माल है हम निकाल लें। ट्रक्स तो खड़े ही थे। सही बात। और ट्रक्स में बताया, क्योंकि जब तक उनका रडार देखेगा कि B2 आ रहे हैं, क्या वो समय पर्याप्त है सारा सेंट्रीफ्यूजेस और वो हटाने के लिए? क्योंकि जब उसको पता लगेगा तो कुछ घंटे के अंदर तो पहुंच जाएगा वो। तो ये पहले से ही सब लोग एनालाइज करते हैं कि भाई फोर्डो जो है, फॉर एग्जांपल, मैं नातान्स की इस्फान की बात नहीं कर रहा, मैं फोर्डो की बात करता हूं। फोर्डो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भैया प्लान भी क्या है आपका? अगर कोई दुश्मन आएगा, सैबोटाज करेगा, यहूदी पहुंच गए वहां पे, अमेरिकन पहुंच गए, प्लान भी क्या है? तो जैसे ही उनको अंदेशा हुआ कि देखो इजराइल ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर, हमें बताया नहीं, इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिया, हो सकता है अमेरिकन आए, प्लान बी, हटाओ उसको, निकालो सबको, धीरे धीरे निकालो, ये हो सकता है। ये देखिए कि ईरान पर इजराइल की बड़ी आर्थिक चोट की खबर भी आ रही है। ईरानी सेंट्रल बैंक आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। इजरायली हितों के खिलाफ काम कर रहा है ये बैंक, आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहा है, इसलिए इसको एक तरीके से आतंकवादियों की बॉडी घोषित कर दिया गया है। आतंकी गतिविधियों के लिए काम करने वाली एक संस्था ये जो बैंक है, इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। आप देखिए, ये इनकी मोसाद का एक आम है, नेशनल इकोनॉमिक वॉरफेयर ब्यूरो, उसने इसको सैंक्शन कर दिया है। अब आप देखिए, इनके पास बाहर से माल लेने के लिए ये एक जरिया था, जिससे हमस को, हिजबुल्लाह को, हूती को सारा पैसा आता था, यहीं से राउट होता था। अब वो आपने उसको सैंक्शन कर दिया। अब इसके बाद आपने इनका नोबिटेक्स जो था, इसी चैनल पर आपने बताया था कि इनके $90 मिलियन से ज्यादा जो है वो खाक कर दिए गए। तो पैसा बचा नहीं सामान लाने के लिए, और सामान सारा राख हो गया। अब कैसे करेंगे? आर्थिक तौर पर भी रीढ़ में चोट करना। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की सीधी चेतावनी। इधर ये पहलू क्या है वो भी देख लीजिए। आतंकवाद के एपिसेंटर अब सेफ नहीं, राजनाथ सिंह ने कहा, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई होती रहेगी। आतंकवाद को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से भी नहीं मिले राजनाथ, उन्हीं के सामने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, लेकिन रक्षा मंत्री की तरफ देखा भी नहीं पाकिस्तान के। और आतंकवाद पर पाकिस्तान को बचा रहा है चीन। SCO के घोषणा पत्र पर आतंकवाद का जिक्र नहीं, पहलगाम आतंकी हमले का भी कोई जिक्र नहीं। राजनाथ सिंह ने इसीलिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन में साइन ही नहीं किया। पढ़ते रहे, हाथ में पेन थी, लेकिन पेन फिर एक तरफ रख दी। देख लीजिए इन तस्वीरों में। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि इसमें बलूचिस्तान का जिक्र तो है, लेकिन इसमें पहलगाम का जिक्र नहीं, उन्होंने हटाओ, ज्वाइंट डिक्लेरेशन करना ही नहीं हमको। और इसकी वजह से इस बार इस बैठक में रक्षा मंत्रियों की कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाया। ये कितनी बड़ी बात है मेजर गौरव? ये देखिए साहब, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से, जो मुझे शुरू में लग रहा था जब मैंने इसको एनालाइज करा, मैंने बोला कि कुछ देश आतंकवाद करते हैं, नहीं, सीधा सीधा पाकिस्तान आतंकवाद करता है। ये सामने बैठा है ख्वाजा आसिफ, ये आतंकवादी है, एक चीज, ठीक है। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेरेशन साइन नहीं करा, और बॉस दिस वाज जॉइंट डिक्लेरेशन, SCO का जॉइंट डिक्लेरेशन था, जब राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे, मुझे लगता है इससे बड़ा थप्पड़ पाकिस्तान और चीन के मुंह पे नहीं हो सकता। जब भारत का डिफेंस मिनिस्टर ये बोले कि मैं साइन नहीं करता, सब फ्रॉड है, क्योंकि पहलगाम की बात तुमने नहीं करी, तुम बलूचिस्तान कर रहे हो भाई। इसका मतलब कि चीन और पाकिस्तान के पीछे से सांठगांठ थी, और ये मामला हो गया फेल, क्योंकि राजनाथ जी ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा साइन। दिनेश, एक और विडंबना है। विडंबना ये, इसको का पर्पस क्या है? इसको का पर्पस है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और उसके लिए क्या बॉडी बनी है? रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अब बताइए, जो टेररिस्ट कंट्री है वो स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये कैसे विडंबना है? और आप जो है बलूचिस्तान को मेंशन कर रहे हैं और पहलगाम को नहीं। तो साइन न करके उन्होंने एक मैसेज, ये पहली बार हुआ है। ज्वाइंट कम्युनिके हमेशा से होता रहा है, पहली बार ये हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ही अपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, तो फिर ये पाकिस्तानियों के साथ मिलकर और उनको शह देकर कैसे आप आतंकवाद के साथ लड़ सकते हैं? और पहलगाम का जिक्र आपके डिक्लेरेशन में क्यों नहीं है, ये रक्षा मंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया, और इसके बहुत मायने हैं। आप ये समझिए कि SCO में भारत के 2017 में जुड़ जाने के बाद से इसको एक नई ताकत मिली, और अगर भारत का ये रुख है तो ये बड़ी चेतावनी है SCO के लिए। अगली खबर ये कि पाकिस्तान में सरकार और आतंकियों का गठजोड़ बेनकाब हुआ। लश्कर के आतंकी के साथ शहबाज के मंत्री, बंद कमरे में पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने की बैठक। कारी मोहम्मद याकूब शेख के साथ दिखे अताउल्लाह तरार। मुझको लगता है पाकिस्तान जितने सबूत देता है पूरी दुनिया को, उतने और कौन देगा?
नहीं भाई साहब, आप सबूत समझते हैं, आप गलत समझते हैं। परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू है ऑन रिकॉर्ड। वजाहत अली खान, उनका एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म में। वजाहत अली खान साहब जाते हैं और परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू करते हैं, और वजाहत अली खान, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं उसको, उस इंटरव्यू को। वहां पे कहता है कि ओसामा बिन लादेन जो है पाकिस्तानी कौम का हीरो है। वो कहते हैं कि लश्कर तैयबा वाले पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं। तो पाकिस्तानी जो अताउल्ला तारड़ है, उनका जो मंत्री है, वो अगर बैठता है किसी आतंकवादी के साथ, तो उसके घर वाले पूछते हैं कि कैसे थे वो, बताइए, आपने सेल्फी ली उनके साथ? हाँ। आपने फोटो वोटो ली? इतने बड़े हीरो से आप मिले, कौमी हीरो से मिले। तो भाई साहब, वो उनका देखिए, वो लोग हीरोज हैं। पाकिस्तान का बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, तो उससे पूछते हैं, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? वो कहता मैं लश्कर का कमांडर बनूंगा, क्योंकि उनको वही तरबियत दी जाती है, वही इनकी सिखलाई है। आपको क्या लगता है ये क्यों जाते हैं मिलकर? ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? अताउल्ला तारड़ की मैं मिला था। मेजर साहब, पाकिस्तान में इनको हीरो माना जाता है, बिल्कुल। और ये आतंकवादी मुल्क है पूरा, ये पूरी दुनिया देख रही है। हाँ। और आतंकवाद से लड़ने के लिए आप एससीओ बनाते हैं और उसमें पाकिस्तान की आप पीठ थपथपाते हैं, तो कहा। आपने क्या किया है फिर? ये यूएनएससी में भी होता है। ये यूएनएससी वाला यूनाइटेड बताइए। नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक जो इन रोटेशन मेंबर्स होते हैं, परमानेंट तो अलग है सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर, इन रोटेशन पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में खुले आम, देखिए, आपने बोला कि 31 साल के लिए, 32 साल के लिए हमने लश्कर तैयबा के हेड को, हाफिज सईद को, जेल में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया जेल में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमारे कानून ने यह कर दिया। रोज दंदनाता फिरता है, रोज पब्लिक रैली करता है, ये कौन सा जेल है? 7 स्टार पाकिस्तानी आर्मी के कमांडो उसको सिक्योरिटी देते हैं, 7 स्टार ट्रीटमेंट है, बुलेट प्रूफ एसयूवी में वो ट्रैवल करता है, पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करता है, और हमें यह बताया जाता है कि हाफिज सईद तो जेल में है। तो भाई पाकिस्तान में ये सब अलाउड है। पाकिस्तानी बच्चे जो हैं, इनको अपना आइडल मानते हैं, बड़ा होके मौलाना मसूद अजहर बनना चाहते हैं वहां के बच्चे। वहां पे ऐसा एक सोसाइटी बना दी गई है। अब ये देखिए कासिम मुनीर को, ठीक है, और बिल्कुल इनके बीच में आतंकवादी हैं। ये जिसने भी ये ग्राफिक बनाया है, किस मंशा से बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन है बिल्कुल सच है। ये सच बना दिया उसने, जिसने भी ये बनाया है। एक तरफ ये बैठा है शहबाज शरीफ, एक तरफ आसिम मुनीर, बीच में 2 आतंकवादी हैं। यही पाकिस्तान की सच्चाई है, यही पाकिस्तान की सच्चाई है। तो इधर इंजन है और बाकी पीछे डब्बे जुड़े हुए हैं। बस कभी आतंकवादी इंजन बन जाते हैं, कभी फौज इंजन बन जाती है, पर इंजन डब्बे वो बदलते रहते हैं। अगली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर एनकाउंटर में ढेर हुआ है। उधमपुर के वसंतगढ़ एरिया में चल रही है मुठभेड़। अब सवाल यह है कि ये माइक्रो पिक्चर तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो अभी आपने बताया उसके बरक्स ये खबर, क्या ये एक अंतहीन सिलसिला है? आतंकवादियों के पनपने और उनके मारते जाने का रक्तबीज वाली बात हो गई है क्या? बिल्कुल यही है। देखिए, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, पाकिस्तान के पास तकरीबन 35,000 मदरसे हैं, 35,000, और ये रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड पता नहीं कितने, भगवान जाने। अगर पाकिस्तानी हर मदरसे से एक आतंकी भेजता है भारत, तो पाकिस्तान अगले 100 साल तक भारत में आतंकवाद कर सकता है, और आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगर आपको चाहिए कि आतंकवाद बंद हो, तो सबसे पहले आप, यानी कि भारत, ये रिकॉग्नाइज करे, इंडियन गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करे कि स्रोत पे जाना है। स्रोत पाकिस्तान है, स्रोत कश्मीर नहीं है। कश्मीर में आप एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वी आर प्राउड ऑफ यू, लेकिन थोड़ा सा लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ भी जाओ, तब मामला यहां पे शांत होगा। देखो, खून बहेगा, ठीक है भाई, खून तो बहेगा, ये बात तय है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ बहना है कि इस तरफ, ये फैसला हमें करना है। ये फैसला हमको, और शायद इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है, इसीलिए प्रतिशोध जारी है। अगली खबर ये कि चीन की शह पर पाकिस्तान के टारगेट पर अमेरिका तक पहुंच वाली मिसाइल बना रहा है पाकिस्तान। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा दावा, आईसीबीएम बनाया तो यूएसए मानेगा एटमी दुश्मन। अब ये पाकिस्तान को आईसीबीएम बनाने की क्या जरूरत है? भाई साहब देखिए, ये पाकिस्तान कुछ नहीं बना रहा, सब चाइनीज टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तानी बिरयानी के अलावा कुछ नहीं बना पाते, और आतंकवादी इनके अलावा कुछ नहीं बना पाते, ये चाइना दे रहा है। ठीक है, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में हो रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दिमाग और ब्लूप्रिंट पूरा चाइनीज है। अब देखिए, आज अमेरिका कह रहा है यार आईसीबीएम बनाने वाले थे, ये अमेरिका तक पहुंच सकता है। क्यों? जब डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को बैठ के व्हाइट हाउस में खाना खिला रहा था, उसको ये नहीं पता था कि ये बंदा आईसीबीएम बना रहा है, ये तुम्हें आज पता लगा? आईसीबीएम को समोसे तोड़ना है कि तुमने गर्म तेल में डाल दिया और तल के 5 मिनट में निकल गए? ये तो कई सालों का एक मिशन है। क्या अमेरिका को नहीं पता था? तो ये क्या है कि अमेरिका भी दोगली नीति कर रहा है। मतलब इन्होंने क्या एक वो कैलेंडर रख रखा है क्या, इस तारीख को मैं आईसीबीएम को लेकर बयान दूंगा, उससे पहले आईसीबीएम को लेकर कोई चर्चा नहीं करनी? ये सैंक्शन भी हैं, बाय द वे। इनका जो नेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है,
जहां ये एक्चुअली सैंक्शन किस चीज का हुआ है, इनको सैंक्शन है कि कोई भी रॉकेट मोटर ये बड़ा वाला नहीं बना सकता। अरे तो सर ब्लैक मार्केट है ना उनके नहीं, ब्लैक वाला रॉकेट मोटर आप ला नहीं सकते, दिखेगा। अच्छा। तो वो बनाने के लिए ये सैंक्शन है, और सैंक्शन होने MTCR के ये मेंबर नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के। उसकी जरूरत है कि अगर इन्होंने ये बनाया जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका के काम आएगा। अच्छा। और ये ठीक कह रहे हैं गौरव कि ये चाइना की ये चाइना के शय पे, क्योंकि मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हुआ क्या, ये जाके यूएस की गोद में बैठ रहे थे, तो चाइना कहा तो बनाओ मिसाइल बनाओ, उधर थप्पड़ पड़ेगा। रूस का MLRS BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर तबाह, रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा पलटवार। ये फ्रंट भी देखते चलिए, यूक्रेन के इवान फ्रैंको ग्रुप यूनिट पर हमला। कल रूस ने यूक्रेन के F-16 को मार गिराया था। रशिया यूक्रेन में एक खेल उधर भी चल रहा है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि अब पहले से ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है रूस, बहुत ज्यादा। और आपको इतना मौका मिलेगा, आप भी आक्रामक हो जाते। पुतिन ने इसीलिए हैप्पी बर्थडे बोल दिया था ट्रंप को। हैप्पी बर्थडे बोलने का वाली बात होती है। ये खबर भी देख लीजिए सर, यूक्रेन वॉर को लेकर रूस का बड़ा बयान। रूस ने कहा ईरान की जरूरत नहीं, अपने दम पर लंबे समय तक युद्ध में टिके रहने में सक्षम है रूस। ये पता नहीं ईरान ने कब ऑफर कर दिया, ये इस तरह के हाल में भी ये ऑफर किया जाता है। हम हैं ईरान इनको दे रहा था ना वो ड्रोन्स दे रहा, तो उन्होंने कहा हम अकेले काफी। ये आपने अच्छा शो चलाया। और ट्रंप के दबाव में नेटो ने बढ़ाया सैन्य खर्च, GDP का 5% रक्षा खर्च करने का फैसला। यूरोपियन देश अगले 10 साल में टारगेट पूरा करेंगे। ट्रंप ने कहा था सदस्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मेजर गौरव आर्य पहले ही कह चुके हैं कि पहले अमेरिका जो कहता था ठीक है तुम खाना खाओ हम पैसे देंगे, अब कह रहा है अपने अपना बिल भरो, और उसमें 5% का बढ़ा, और ये 5% भी खर्च होने वाले हैं ज्यादातर अमेरिका से हथियार खरीदने में। Absolutely। ये इसीलिए ये चल रहा है। लेकिन सुना है कीव पर बड़ा जोरदार हमला चल रहा है लगातार, लेकिन मुझे इस बात की भी हैरानी है कि कीव में इमारतें अब भी खड़ी हुई। हाँ नहीं, रशिया ठोक रहा है। और एक और चीज बहुत बड़ी, जेलेंस्की का एक ट्वीट आया, आपने देखा होगा, बहुत फैंटास्टिक। अब ये पता लग गया कि गेम क्या है। पिछली बार जब जेलेंस्की आया था व्हाइट हाउस, आपको पता है उसकी बेइज्जती हुई थी, जलील हुआ था बुरी तरीके से। जर्नलिस्ट ने, JD वैंस ने, सब ने मिलकर घेर के इसको चक्रवर्ती तौर पे जलील करा था वहां पे। अब हुआ ये है कि जेलेंस्की का ट्वीट ये कहता है कि हम अरबों डॉलर के हथियार खरीदेंगे, और ये हथियार खरीदेंगे हम यूएस से, है ना, हम यूएस से हथियार खरीदेंगे। उसने अपना कोना पकड़ लिया जेलेंस्की ने। उसने अपना कोना पकड़ लिया, उसने बोला बॉस ये है चरणों में इन्हीं के। और ट्रंप ने क्या बोला फिर? ट्रंप कहता है कि पहले से काफी अच्छी मीटिंग, जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें थोड़ी सी हमारे बीच में मतभेद था, लेकिन अब ठीक है। मुझको लगता है ट्रंप जो इस समय कर रहे हैं, ये जो तस्वीर लगी हुई है इस समय, ट्रंप को एकदम सही मायनों में दिखाती है। इसमें तस्वीर बगैर बोले सब कुछ कहती है। ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का क्रेडिट। लीजिए, रुकवाने का क्रेडिट किस तरीके से लिया? पीएम मोदी ने मेरा ऑफर माना, ट्रंप ने कहा, व्यापार का डर दिखाकर दोनों को मनाया। नेटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप का नया दावा, इसके लिए एक भोंपू बनवा के एक जगह रिकॉर्ड करके रोज कंधे में लेके घूमते क्यों नहीं है? ये पता नहीं, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। 17-18 बार बोल चुका है ये लेके। मैं तो मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के, मोदी जी आप दिलवा दो इसको नोबेल प्राइज। ये बोलता रहेगा, वरना इसको कोई लेना देना नहीं। उसने रुकवाया नहीं रुकवाया, इसको कोई मतलब, ये बोलता रहेगा। और आप देखिए, आप कब तक इसको वो करेंगे? आप कब तक इसको मना करेंगे कि नहीं भाई, एक बार मोदी जी ने बोल दिया शराफत में कि साहब देखिए आपने कुछ नहीं करा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं मानता, रोज वही चीज। मैंने रोज नोबेल चाहिए तो एक दिन देकर पीछा छुड़ाइए, क्योंकि वरना ये रोज भोंपू इनका बचता रहेगा। बहुत धन्यवाद। प्रतिशोध जारी है, क्योंकि आप देख रहे हैं सामने सतह पर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश तो दुनिया में चल रही है, लेकिन अंदर अंदर चीजें खदबदा रही हैं, इसलिए प्रतिशोध जारी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।